डियर स्टूडेंट्स, कल हमने कॉरपोरेट अकाउंटिंग यूनिट सेकंड का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल स्टार्ट किया था। उसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ असेट्स, संपत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, फिक्स असेट्स, करंट असेट्स, इंटेंजिबल, फिक्टिशियस असेट्स, इनके बारे में बताया था। ये आपको बताया था कि ख्याति एक इंटेंजिबल असेट्स है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट्स है, अदृश्य संपत्ति है। फिर गुडविल है क्या, ये कैसे क्रिएट होती है, इसके क्रिएट होने के क्या कारण हैं, गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये सारी बातें कल हमने डिस्कस की थी। आज हम बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन के आधार, ख्याति का मूल्यांकन करना है तो किन आधारों पर किया जाएगा। तो मुख्यतः इसमें दो आधार हैं। पहला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट AAP या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, यानी कि वास्तविक औसत लाभों के आधार पर अथवा भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों के आधार पर। दूसरा इसमें है सुपर प्रॉफिट बेसिस, यानी अधिलाभों के आधार पर। तो पहले हमें कोई एक बेस चाहिए होगा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जैसा भी क्वेश्चन में कहेगा, कुछ नहीं कहा गया हो तो सुपर प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेशन की जाती है, लेकिन सुपर प्रॉफिट के लिए भी अपने को AAP या FMP की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ AAP या FMP, यानी कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये गिवन होंगे, पिछले 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, 4 साल के या 1 साल का। तो सबसे पहले आप एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट की गणना करने के लिए जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है उसको लेवें। इसमें कुछ समायोजन करने हैं, ऐड या लेस, एडजस्टमेंट फॉर अकाउंटिंग एरर्स, जो लेखांकन अशुद्धियाँ रह गई हैं, जैसे कोई बैड डेब्ट्स राइट ऑफ नहीं किया अब कर दीजिए, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाना रह गया हो, इनकम या एक्सपेंडिचर कोई रिकॉर्ड नहीं किया हो अब कर दीजिए, या कोई करंट असेट्स या करंट लायबिलिटी में कोई इंक्रीज या डिक्रीज का एडजस्टमेंट है अब कर दीजिए। तो पहले आपको अकाउंटिंग एरर का एडजस्टमेंट करना है। फिर लेस फिक्स्ड इनकम, कोई इंटरेस्ट ऑन FD है या इंटरेस्ट ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, एबनॉर्मल इनकम, कोई लॉटरी या स्पेकुलेटिव इनकम है, कैपिटल इनकम कोई चार्ज कर ली हो वो शामिल कर रखी है, उसे भी लेस करेंगे, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स है। तो इस प्रकार से कहने का मतलब कोई फिक्स इनकम, एबनॉर्मल इनकम या कैपिटल इनकम यदि किसी वर्ष के लाभों में शामिल है तो उसे आप लेस करें, क्योंकि इस प्रकार की आय का गुडविल के क्रिएशन में कोई योगदान नहीं है। इसके बाद ऐड एबनॉर्मल लॉस या कैपिटल लॉस, यदि हमने कोई चार्ज कर लिया है तो इसको ऐड करेंगे। एबनॉर्मल लॉस का मतलब लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। कैपिटल लॉस का मतलब कोई लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, यदि इस प्रकार की कोई हानि चार्ज कर ली है तो उसे आप वापस ऐड करें, क्योंकि इसका भी बिजनेस, रनिंग बिजनेस में या गुडविल की क्रिएशन में कोई रोल नहीं है। अब ये आपके करेक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आफ्टर एडजस्टमेंट आ जाएंगे। फिर आप इनका एवरेज करें। एवरेज दो प्रकार का होता है, सिंपल या वेटेड। यदि लाभ लगातार बढ़ रहे हैं, इफ देयर इज इंक्रीजिंग ट्रेंड इन प्रॉफिट्स देन वेटेड एवरेज शुड बी यूज्ड। यदि लाभों की प्रवृत्ति लगातार बढ़ने की है तो वेटेड एवरेज करना चाहिए, अदरवाइज सिंपल। हालांकि एजम्पशन पर बेस्ड है, कई बार सिंपल भी ले लिया जाता है, लेकिन ध्यान रखना है यदि लाभ लगातार बढ़ रहे हैं तो हमें वेटेड एवरेज करना चाहिए। फिर कुछ एडजस्टमेंट और हैं, ऐड या लेस। यदि डेप्रिसिएशन में कोई सेविंग हो रही है तो ऐड करें, और यदि कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन रिक्वायर्ड है फ्यूचर में तो लेस करें। यानी कहने का मतलब
यदि किसी संपत्ति के रिवैल्यूएशन पर अपने को लॉस है तो उसकी वैल्यू कम हो गई तो डेप्रिसिएशन में सेविंग होगी, जब खर्चा घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसको ऐड करना है। और यदि किसी संपत्ति के रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट है, संपत्ति का मूल्य बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा तो हमें नुकसान होगा, इसलिए इसको प्रॉफिट में से लेस करेंगे। अब फिर ऐड या लेस इफ एनी इंक्रीज या डिक्रीज इन इनकम इन फ्यूचर, यदि कोई इनकम भविष्य में बढ़ती है तो ऐड करें, इनकम घटती है तो लेस करें। एक्सपेंडिचर बढ़ता है तो लेस करें, एक्सपेंडिचर घटता है तो ऐड करें। यानी इससे हमारा प्रॉफिट, एग्जैक्ट प्रॉफिट अपने को निकालना है। तो यदि कोई खर्चा बढ़ेगा तो हमारी इनकम घटेगी, आप इनकम को लेस करें। और यदि तो इन बातों का, इन एडजस्टमेंट्स को करने के बाद अंत में फेयर रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर या पार्टनर्स या कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट, यदि सोल ट्रेडर है तो ओनर का फेयर रेम्यूनरेशन, यदि पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स का फेयर रेम्यूनरेशन, और यदि कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद अपना जो प्रॉफिट आएगा इस एडजस्टमेंट को करने के बाद फिर हमें इनकम टैक्स लेस करना है, लेस इनकम टैक्स विद करंट रेट और फ्यूचर रेट। इनकम टैक्स को घटाने के बाद हमारा एएपी या एफएमपी आएगा। तो कहने का मतलब सबसे पहला जो मेन पार्ट है वो कैलकुलेशन ऑफ एएपी या एफएमपी। इसमें मैंने कुछ डेप्रिसिएशन की रेट्स भी बताई हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। लैंड पे नील, बिल्डिंग फर्नीचर पे है, प्लांट मशीनरी पे है, मोटर व्हीकल पे, इन रेट्स को ध्यान में रखना है। फिर कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो हमारा दूसरा बेस है अधिक लाभों की गणना। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ए भी अभी कैलकुलेट किया, वो तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, और उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है। सामान्य लाभ को कम कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ये भी आपको बताएंगे कैसे कैलकुलेट करना है, इनटू एनआर या एनआरआर। इनकी आगे मैंने कैलकुलेशन समझा रखी है। अब सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड या एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सन्ड्री असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस एंड फिक्टिशियस असेट्स। सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लेना है, गुडविल को छोड़ना है क्योंकि गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट आउटसाइड द बिजनेस या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इसका गुडविल के क्रिएशन में कोई रोल नहीं, इनको छोड़ना है। फिक्टिशियस की कोई वैल्यू नहीं है इसलिए छोड़ना है। तो फिक्टिशियस, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और गुडविल को छोड़ते हुए बाकी सभी संपत्तियों का वर्तमान मूल्य लीजिए, इनको ऐड कर दीजिए। लेस लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज सभी प्रकार की, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कॉन्टीजेंट, इनको कम कर दीजिए। एक्सेप्ट या एक्सक्लूडिंग प्रपोज डिविडेंड्स, इनको छोड़ना है। अब जो आएगा वो कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग आएगा, क्योंकि ये हमने बैलेंस शीट के बेस पे कैलकुलेशन की है, बैलेंस शीट क्लोजिंग डेट की होती है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग आएगा। और यदि हमें एवरेज निकालना है, कुछ नहीं कहा गया तो वैसे एवरेज निकालना चाहिए, क्योंकि केवल हम साल के अंत में लाभ नहीं कमाते, पूरे वर्ष पर्यंत हम प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, चालू वर्ष के लाभों का आधा कम कर दीजिएगा, लेस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट, तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। अब करंट ईयर प्रॉफिट किसे कहते हैं, इसमें मैंने लिखा है एडजस्टमेंट ऑफ करंट ईयर एंड इनकम टैक्स आर टेकन इन करंट ईयर प्रॉफिट। यानी जो करंट ईयर से संबंधित समायोजन है और करंट ईयर का इनकम टैक्स का की दर से आपको इसमें समायोजन करते हुए करंट ईयर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब नॉर्मल रेट या एनआर कैसे निकलेगी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न? तो इसका फार्मूला है, दी होगी, पहली बात तो नहीं दी हो तो डीपीएस अपॉन एमपीएस इंटू 100, डिविडेंड पर शेयर अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100 करेंगे तो ये आपकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगी, एनआरआर आ जाएगी।
कई बार क्वेश्चन में रेट ऑफ रिस्क दी होती है, तो यदि क्वेश्चन में रेट ऑफ रिस्क दी हो तो नॉर्मल रेट में रेट ऑफ रिस्क को ऐड करेंगे तब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। और कई बार डिविडेंड रेट्स गिवन होती हैं, तो जो कई सालों की यदि डिविडेंड रेट्स दी हुई हैं तो जो डिविडेंड रेट्स का एवरेज होगा वही हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा। तो ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एपी में से नॉर्मल प्रॉफिट कम कर देंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। इसके बाद अब गुडविल वैल्यूएशन के बेस के बाद बात आती है कि ख्याति का मूल्यांकन किन विधियों से किया जाता है। तो देन मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की विधियां। तो ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, जिसमें सबसे पहली है ईयर्स परचेज मेथड, वर्षों की क्रय रीति। वर्षों की क्रय रीति, तो ये गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो भी बेस अपने को लेना है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट कुछ भी नहीं कहा गया हो तो सुपर प्रॉफिट को बेस मानना है। और यदि एक्चुअल के बेस पे कहा गया है तो एक्चुअल एवरेज या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट लेना है इनटू नंबर ऑफ ईयर्स। बस सीधा जो आपने प्रॉफिट निकाला है उसको वर्षों की संख्या से गुना कर देंगे, 2 वर्ष 3 वर्ष जैसा भी क्वेश्चन में कहा हुआ है, तो ये गुडविल आ जाएगी। सेकंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, यानी जो सुपर प्रॉफिट अपने को दिया होगा, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को यदि हम कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। या एक्चुअल एवरेज को कैपिटलाइज करेंगे तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR करके जो आएगा उसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेस करेंगे तो गुडविल आएगी। किसी भी बेस पर करें इसमें आंसर सेम आएगा, क्योंकि सुपर प्रॉफिट को डायरेक्ट कैपिटलाइज करना है, जबकि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने के बाद उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग लेस करना है तो गुडविल आएगी। ईयर्स परचेज मेथड में सुपर प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो भी बेस होगा उनके आधार पर ख्याति का जो वैल्यू आएगा वो अलग अलग आएगा, परंतु कैपिटलाइजेशन मेथड में ये सेम आएगा। और थर्ड मेथड है एन्युटी मेथड या वार्षिक वृत्ति विधि। इसमें भी जो भी आपका बेस है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या सुपर प्रॉफिट जिसको भी आधार माना गया है इनटू ₹1 का वर्तमान मूल्य जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ख्याति आएगी। इसमें भी अलग अलग आंसर आएगा। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 क्वेश्चन में दे रखा तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 का, जो आपको मैंने स्क्रीन पे दे रखा है, 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस R की पावर n अपॉन R अपॉन 100। देखिए R का मतलब रेट ऑफ रिटर्न या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से है, n का मतलब नंबर ऑफ ईयर से है। तो इस फार्मूले से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 निकालेंगे, फिर उसको सुपर प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आएगी। तो ये ख्याति के मूल्यांकन की 3 विधियां हैं, बेस मैंने बता दिए हैं, मेथड्स बता दिए हैं। तो इसके बाद हमें क्वेश्चंस करने हैं, पूरे चैप्टर का बेस हो चुका है, इसके बाद हमें खाली प्रैक्टिस करनी है, तो इसको हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।